हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वॉच मिस्ट्रीज शॉर्ट्स। तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो कि 15 सालों तक एक रूम में कैद रहता है और बाहर आने के बाद वो कुछ ऐसा कर देता है जिसे जानकर वो जिंदगी भर पछताएगा। चलिए मिलकर जानते हैं कि ये पूरी कहानी क्या है। तो कहानी की शुरुआत साल 1988 से होती है और हम एक आदमी डाइजू को देखते हैं। वो नशे में था, इसलिए पुलिस ऑफिसर्स ने उसे अरेस्ट कर लिया होता है। डाइजू का दोस्त हुआन उसे छुड़ाकर ले जाता है। डाइजू की बेटी का आज बर्थडे होता है और वो अभी सिर्फ 4 साल की ही होती है। डाइजू ने अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट खरीदा होता है। डाइजू अपनी बेटी से टेलीफोन बूथ से बात करता है। इसके बाद उसका दोस्त हुआन डाइजू की वाइफ से बात करके कहता है कि वो डाइजू को घर ला रहा है। डाइजू बाहर खड़ा हो जाता है, लेकिन अगले ही पर डाइजू वहाँ से गायब हो जाता है। हुआन डाइजू को हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे डाइजू कहीं भी नहीं मिलता। अब कुछ समय बाद हम डाइजू को देखते हैं जो कि एक रूम में कैद होता है। डाइजू को किडनैप कर लिया गया है। एक आदमी दरवाजे के होल से उसे खाना देता है। डाइजू उससे पूछता है कि उसे पिछले 2 महीनों से यहाँ कैद क्यों किया गया है, लेकिन वो आदमी डाइजू की बात का जवाब नहीं देता। डाइजू इसी रूम में कैद रहता है। धीरे धीरे और समय बीत जाता है। कभी कभी इस रूम में गैस छोड़ी जाती है जिससे डाइजू बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो कुछ लोग यहाँ आकर कमरे की सफाई और उसके कपड़े बदलकर और बाल काटकर चले गए होते हैं। लेकिन एक बार जब वो वापस आते हैं तो वो डाइजू का खून और उस रूम से एक गिलास ले जाते हैं। इसी रूम में एक टीवी भी होती है और ऐसे ही एक दिन डाइजू टीवी पर न्यूज देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ का किसी ने मर्डर कर दिया है। पुलिस को लगता है कि डाइजू ने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है, क्योंकि डाइजू काफी समय से गायब था और मर्डर की जगह पर डाइजू का खून और एक गिलास पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले होते हैं। इससे पुलिस सोचती है कि डाइजू वापस आया और अपनी वाइफ को मारकर चला गया। लेकिन ये सारी न्यूज देखकर डाइजू को काफी गुस्सा आता है। डाइजू कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश करता है, लेकिन जिस आदमी ने उसे किडनैप किया है वो डाइजू को मरने नहीं देता। कुछ और साल बीत जाते हैं। डाइजू उन सभी लोगों के बारे में लिखना शुरू कर देता है जिससे उसकी दुश्मनी थी। उसे लगता है कि उन्हीं में से किसी ने मुझे कैद करके यहाँ रखा है। डाइजू अब अपने शरीर को मजबूत करना भी शुरू कर देता है। वो रोज फाइटिंग की कड़ी प्रैक्टिस करता है ताकि जिस दिन वो यहाँ से निकले तो वो उस इंसान से बदला ले सके जिसने उसे यहाँ कैद कर रखा है और उसकी वाइफ को मारकर मौत का इल्जाम उसके ऊपर लगवा दिया है। डाइजू को यहाँ खाने के साथ जो चोक स्टिक मिलती है तो उससे डाइजू उससे दीवार में एक छेद करना शुरू कर देता है। अब इसी तरह 15 साल बीत जाते हैं। डाइजू ने इतने समय में एक दीवार में छेद कर लिया होता है और वो सोचता है कि अगले 1 महीने में वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। लेकिन तभी इस रूम में धुआं आता है। डाइजू फिर से बेहोश हो जाता है। फिर एक लेडी यहाँ आती है और डाइजू को हिप्नोटाइज करने लगती है। इसके बाद डाइजू एक सूटकेस से बाहर आता है, यानी जिस आदमी ने उसे कैद कर रखा था उसने आज 15 सालों बाद डाइजू को आजाद कर दिया है। डाइजू को अपने सामने एक आदमी दिखता है। डाइजू उसे देखकर काफी खुश होता है। उसने 15 सालों बाद किसी इंसान को देखा है। डाइजू उस आदमी को छूने लगता है, लेकिन वो आदमी यहाँ से कूदकर अपनी जान देने वाला था। डाइजू उसे बचाकर अपनी पूरी कहानी सुनाता है। इसके बाद डाइजू उस इंसान को ढूंढने निकल जाता है जिसने उसे इतने सालों तक कैद रखा था। डाइजू इस दुनिया में अब अकेला होता है। वो अपने किसी रिश्तेदार के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि सब सोचते हैं कि डाइजू ने अपनी वाइफ को मारा है। अब एक दिन डाइजू के पास एक आदमी आता है जो कि उसे एक फोन और वॉलेट देता है। उसमें कुछ पैसे भी होते हैं। वो आदमी कहता है कि मुझसे कुछ मत पूछना, मुझे बस ये करने के लिए कहा गया था और मैंने कर दिया। इसके अलावा कुछ और मैं नहीं जानता। ये कहकर वो आदमी यहाँ से चला जाता है। अब डाइजू एक सुशी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो एक लड़की मिडो से मिलता है। डाइजू को लगता है कि वो मिडो से पहले मिल चुका है। तभी डाइजू को याद आता है कि उसने मिडो को टीवी पर देखा था। अब तभी फोन पर किसी की कॉल आती है। डाइजू उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो आदमी कहता है कि क्या तुम्हें अपने कपड़े पसंद आए। डाइजू उससे पूछता है कि तुमने मुझे इतने समय तक कैद करके क्यों रखा। डाइजू कई सारे लोगों के नाम लेकर कहता है कि क्या तुम उस आदमी के लिए काम करते हो, लेकिन वो आदमी मना कर देता है। वो आदमी कहता है कि जब से तुम्हारा स्कूल खत्म हुआ है तब से लेकर अब तक की अपनी पूरी जिंदगी पर नजर डालो। इसके बाद वो आदमी कहता है कि प्रेत का कण हो या कोई पत्थर पानी में डूबते, दोनों ही है। इसके बाद वो फोन काट देता है। फिर मिडो डाइजू का ऑर्डर किया हुआ खाना उसे देती है। मिडो डाइजू का हाथ पकड़ती है और तभी डाइजू बेहोश हो जाता है। फिर जब डाइजू को होश आता है तो वो मिडो के घर पर होता है। मिडो उसकी डायरी पढ़ रही थी जिसमें डाइजू ने सब कुछ लिखा था कि वो कैसे 15 सालों तक एक रूम में कैद रहा। डाइजू जागते ही मिडो से वो डायरी छीन लेता है, लेकिन मिडो को सब पता चल गया होता है। मिडो डाइजू से पूछती है कि क्या ये सब सच है। मिडो डाइजू की भावनाओं को समझ पा रही होती है, क्योंकि वो भी लंबे समय से अकेली रही थी।
मिडो अब डाइजू को पसंद भी करने लगी थी। मिडो डाइजू की मदद करती है। वो डाइजू के लिए उसकी बेटी के बारे में पता करती है। उसे पता चलता है कि डाइजू की बेटी को किसी ने अडॉप्ट कर लिया था और वो अब कोरिया में नहीं रहती। मिडो डाइजू की बेटी का एड्रेस और उसकी वाइफ की कब्र के बारे में पता करके डाइजू को बताती है। लेकिन डाइजू डिसाइड करता है कि जब तक वो अपनी वाइफ को मारने वाले को मारेगा नहीं तब तक वो अपनी वाइफ की कब्र पर नहीं जाएगा। अब डाइजू हर रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ का खाना खाने लगता है, क्योंकि डाइजू को वो खाना जो उसने 15 सालों तक कैद में खाया था, उस खाने का स्वाद उससे अब भी याद होता है। डाइजू अब हर रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ के खाने को चखता है। डाइजू मिडो के साथ ही रहने लगा होता है। अब एक दिन डाइजू को वही रेस्टोरेंट मिल जाता है जिसका खाना उसने 15 सालों तक खाया था। डाइजू उस रेस्टोरेंट के डिलीवरी बॉय का पीछा करता है और डाइजू उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वो 15 सालों तक कैद था। ये प्राइवेट जेल होती है जहां लोग यहाँ के इंचार्ज को पैसे देकर लोगों को कैद रखवाते हैं। यहाँ एक आदमी होता है और यहाँ कई सारे रूम्स में और लोग भी कैद होते हैं। डाइजू उस आदमी से पूछता है कि तुमने मुझे कैद क्यों किया था, लेकिन वो आदमी उस आदमी का नाम बताने से मना कर देता है जिसने डाइजू को कैद करवाया था। डाइजू इस आदमी को बांधकर उसका एक एक दांत उखाड़ना शुरू कर देता है। फिर वो आदमी चीखकर अपना मुंह खोलता है और डाइजू से कहता है कि मैंने कभी भी उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था। वो कहता है मैंने बस उसकी कॉल रिकॉर्ड की थी। डाइजू उस रिकॉर्डिंग को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन यहाँ कुछ और गुंडे आ जाते हैं। डाइजू उन सब से फाइट करता है और उन्हें मारकर गिरा देता है, लेकिन इतने सारे लोगों से लड़ने की वजह से वो भी काफी जख्मी हो जाता है। तभी लिफ्ट से कुछ और गुंडे उससे लड़ने आ जाते हैं। डाइजू उन्हें भी मारकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो सड़क पर गिर जाता है। तभी एक आदमी उसे उठाकर एक टैक्सी में बैठकर उसे मिडो के घर भेज देता है। लेकिन चौंकने वाली बात ये थी कि वो आदमी डाइजू को जानता था और उसे ये भी पता था कि डाइजू मिडो के साथ रह रहा है। डाइजू ये सब देखकर चौंक जाता है, लेकिन उसकी हालत खराब थी इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब डाइजू मिडो के घर में जागता है। मिडो ने उसके जख्मों पर दवाई लगा दी होती है। डाइजू जागकर उसी रिकॉर्डिंग टेप को सुनने लगता है। उस रिकॉर्डिंग टेप में उस आदमी की आवाज होती है जिसने डाइजू को कैद करवाया था। इस ऑडियो टेप को सुनते हुए डाइजू सुनता है कि जिस आदमी ने उसे कैद करवाया था वो कहता है कि डाइजू बोलता बहुत है और यही उसकी गलती है, इसलिए वो 15 सालों तक कैद रहेगा। अब इस आवाज को सुनने के बाद डाइजू सोचता है कि ये किसकी आवाज है, लेकिन डाइजू इस आदमी को पहचान नहीं पाता। फिर डाइजू को अपना दोस्त हुआन याद आता है, जो कि उसे कहानी की शुरुआत में पुलिस स्टेशन से छुड़ाकर लाया था। डाइजू अगले दिन हुआन के पास जाता है। हुआन 15 सालों बाद डाइजू को देखकर काफी खुश होता है। डाइजू हुआन को सब कुछ बताता है। हुआन डाइजू से कहता है कि तुम्हें अपने दुश्मन को अपने करीबी लोगों में ढूंढना चाहिए। डाइजू हुआन की बात मानकर सबसे पहले मिडो पर ही शक करता है। वो मिडो की आईडी को कंप्यूटर में लॉगिन करता है। फिर इसमें एक मेल आता है जिसमें लिखा होता है कि डाइजू के ऊपर जो केस था वो अब खत्म हो चुका है। ये मेल एवरग्रीन आईडी से आया होता है और हुआन इस आईडी की मदद से उसका एड्रेस निकाल लेता है। वो घर मिडो के घर के जस्ट सामने होता है। डाइजू तुरंत उस घर में जाता है और यहाँ वही आदमी होता है जिसने उस दिन डाइजू को टैक्सी में बैठाया था। इस आदमी का नाम ली वूजिन होता है और इसी आदमी ने डाइजू को कैद करवाया था। ली वूजिन कहता है, तुम कौन हो? यही पूछना चाहते हो न तुम, लेकिन तुम्हें ये खुद पता लगाना होगा कि मैं कौन हूँ। ली वूजिन कहता है, इसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि ये सब क्यों हो रहा है। वो डाइजू से कहता कि तुम इसे एक गेम की तरह समझो और मेरे बारे में पता लगाने के लिए अपना बेस्ट दो। ली वूजिन कहता है कि मैं तुम्हें 5 दिनों का समय देता हूँ। अगर तुम मेरे बारे में पता नहीं लगा पाए तो मैं मिडो को मार दूंगा। डाइजू को अब गुस्सा आ जाता है। डाइजू ली वूजिन का गला पकड़ लेता है, लेकिन ली वूजिन कहता कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें तुम्हारे 15 सालों के सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे। ये सुनकर डाइजू उसे छोड़ देता है और उसके भी दांत निकलने के लिए अपना हथौड़ा उठता है, लेकिन ली वूजिन कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। मेरे शरीर के अंदर एक मोटर लगी है और उसका रिमोट मेरे पास है, तो अगर मुझे ज्यादा तकलीफ हुई तो मैं खुद को मार लूंगा और तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें नहीं मिल पाएंगे। अब ये सब सुनकर डाइजू रुक जाता है। ली वूजिन कहता है कि मेरे बारे में पता लगाओ, तुम सब कुछ जान जाओगे कि ये सब क्यों हो रहा है। इसके बाद ली वूजिन अपने साथी के साथ यहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो मिडो के बारे में डाइजू को याद दिलाता है। डाइजू तुरंत मिडो के पास आता है तो यहाँ कई सारे गुंडे होते हैं जिन्होंने मिडो को पकड़ लिया होता है। ये सब उसी जेल के इंचार्ज के साथी होते हैं जिसके डाइजू ने टॉर्चर करके दांत निकाल दिए थे, और वो जेल इंचार्ज अब डाइजू से बदला लेने के लिए उसे पकड़कर उसके दांत निकालने आता था। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही ली वूजिन उसके पास कॉल करता है और उसे डाइजू को छोड़ने के बदले अपने आदमी से उसके पास पैसे भिजवाता है। पैसे देखकर जेल इंचार्ज डाइजू को छोड़ देता है।
लेकिन जाने से पहले वो डाइजू के जोर से बैट मारता है। फिर वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन डाइजू उसे धमकी देता है और कहता है, तूने इन हाथों से मिडो को छुआ है और मैं तेरे हाथ काट दूंगा। लेकिन वो सब डाइजू की बात को हल्के में लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डाइजू मिडो को लेकर इस घर को छोड़कर चला जाता है और मिडो को बताता है कि अगर मैंने ली वूजन बारे में पता नहीं लगाया तो वो तुम्हें 5 दिनों बाद मार देगा। मिडो और डाइजू को अब एक दूसरे से प्यार हो गया होता है। वो दोनों एक होटल में कुछ समय के लिए छुपते हैं। इसी बीच वो काफी करीब आ जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। लेकिन अगली सुबह ही उन्हें अपने रूम में एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उसी जेल इंचार्ज का कटा हुआ हाथ होता है और ये बॉक्स ली वूजन ने भेजा होता है। इसे देखकर डाइजू समझ जाता है कि ली वूजन ने उसके कपड़ों में कोई डिवाइस लगा रखा है जिससे वो डाइजू की बातें सुन रहा है। डाइजू तुरंत मिडो के साथ एक शॉप में जाता है और उसे पता चलता है कि उसके जूतों में एक ट्रांसमीटर लगा था और इसी वजह से ली वूजन उनकी सारी बातें सुन रहा था। डाइजू उस ट्रांसमीटर को निकालकर फेंक देता है, लेकिन अब डाइजू ली वूजन के बारे में पता लगाना शुरू कर देता है। वो मिडो और हुआन के साथ मिलकर एवरग्रीन के बारे में सर्च करता है। उसे एवरग्रीन नाम के साथ एक हाई स्कूल मिलता है। डाइजू को याद आता है कि वो कई साल पहले इसी स्कूल में पढ़ता था। डाइजू ली वूजन के बारे में जानने के लिए इस स्कूल की पुरानी ईयरबुक्स देखता है। डाइजू को पता चलता है कि ली वूजन भी इसी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वो दूसरी क्लास में था। अब ईयरबुक्स देखते हुए डाइजू को कई सारी पिक्चर में से एक लड़की का चेहरा गायब दिखता है। इस लड़की का नाम लिसुआ होता है। डाइजू अपने दोस्त हुआन को कॉल करके लिसुआ के बारे में पूछता है। हुआन कहता है कि उस लड़की ने तो सुसाइड कर लिया था, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा तुम्हारे स्कूल ट्रांसफर के बाद ही उसने सुसाइड किया था। डाइजू हुआन से पूछता है कि लिसुआ कैसी लड़की थी। इस पर हुआन कहता है कि वो एक कैरेक्टर लेस लड़की थी और स्कूल में अफवाह थी कि कई सारे लड़कों के साथ उसका अफेयर था। हुआन कहता है कि मुझे उस लड़की के बारे में इतना ही पता है। अब यही दूसरी तरफ ली वूजन भी बैठा होता है और हुआन के मुंह से लिसुआ के बारे में ये सब सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो हुआन को पकड़कर वहीं जान से मार देता है और डाइजू से फोन पर कहता है कि मेरी बहन कैरेक्टर लेस नहीं थी। ये कहकर ली वूजन यहाँ से चला जाता है। डाइजू को काफी गुस्सा आता है। वो ली वूजन से अब किसी भी हाल में बदला लेना चाहता था, लेकिन सबसे पहले डाइजू मिडो को उसी जेल इंचार्ज के पास छोड़ देता है। क्योंकि ली वूजन ने जेल इंचार्ज का हाथ काटा था, इसलिए जेल इंचार्ज भी ली वूजन का दुश्मन है। इसलिए डाइजू मिडो को उसके पास छोड़कर फिर से ली वूजन की बहन लिसुआ के बारे में पता करने निकल जाता है। डाइजू उसी स्कूल में वापस आता है और उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। डाइजू को याद आता है कि जिस दिन इस स्कूल से उसका ट्रांसफर हो रहा था तो उसने लिसुआ और उसके भाई को एक साथ एक रूम में देखा था, जहां वो दोनों भाई बहन इंटीमेट हो रहे थे। डाइजू ने ये बात अपने एक दोस्त को बताई थी और उससे कहा था कि तुम ये बात किसी को भी मत बताना, लेकिन डाइजू की यही गलती थी कि उसने ये बात अपने दोस्त को बता दी और जब वो स्कूल छोड़कर चला गया तो उसके दोस्त ने ये बात बाकी सबको बता दी और ये अफवाह बढ़ते बढ़ते इतनी बात गई कि सब कहने लगे लिसुआ प्रेग्नेंट है और फिर लिसुआ ने सुसाइड कर लिया। अब डाइजू को ये सब पता चल गया होता है। वो वापस आकर मिडो को ये सब बताता है। मिडो कहती है कि तुमने वो बात अपने दोस्त को बताई तो क्या इसी वजह से ली वूजन ने तुम्हें 15 सालों तक कैद करके रखा। इस पर डाइजू कहता है कि ली वूजिन का मानना है कि रेत का कण हो या कोई बड़ा पत्थर पानी में डूबते दोनों ही हैं, यानी कि गुनाह छोटा हो या बड़ा सजा बराबर ही मिलेगी। अब मिडो डाइजू से कहती है कि तुम्हें अब पता चल चुका है कि उसने तुम्हें कैद क्यों किया, तो चलो अब इस सब को खत्म करते हैं। लेकिन डाइजू कहता है कि ये सब इस तरह खत्म नहीं हो सकता। डाइजू मिडो को यहीं छोड़कर ली वूजिन को ढूंढता है और उसके पास जाता है, लेकिन लिफ्ट में वो अटक जाता है। तभी ली वूजिन अपने साथी के साथ आकर उसे अपने फ्लो पर ले आता है, लेकिन यहाँ उसके कई सारे आदमी डाइजू पर हमला कर देते हैं। डाइजू उन सबको हरा देता है। इसके बाद डाइजू ली वूजिन से कहता है कि तुमने मुझे हिप्नोटाइज करके मेरी याददाश्त मिटा दी और फिर मुझसे कहा कि मैं ये सब पता लगाऊं। आखिर तुमने ये सब क्यों किया? इस पर ली वूजिन कहता है कि मैंने तुम्हें वो बात नहीं भुलाई, तुम बस खुद ही वो सब भूल गए थे। वो कहता है कि तुम बोलते बहुत हो, तुम्हारी फैलाई एक अफवाह बढ़ती ही गई और आखिर में मेरी बहन ने सुसाइड कर लिया और ये सब तुम्हारी जुबान की वजह से हुआ और इसलिए मैंने तुम्हें कैद करके हिप्नोटाइज किया। वो कहता है कि ये हमने सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं किया था, बल्कि हमने मिडो के साथ भी यही किया था और हमने तुम दोनों को हिप्नोटाइज करके जानबूझकर प्यार में डाला। ली वूजिन कहता है कि तुम शुरू से ही गलत सवाल पूछ रहे थे। तुम पूछ रहे थे कि हमने तुम्हें कैद क्यों किया, जबकि तुम्हें ये पता लगाना चाहिए था कि हमने तुम्हें 15 सालों तक कैद रखने के बाद आखिर छोड़ क्यों दिया। ली वूजिन डाइजू को एक बॉक्स दिखाता है
डाइजू जब उस बॉक्स को खोलता है तो इसमें सबसे पहले डाइजू, उसकी वाइफ और उसकी बेटी होती है। डाइजू दूसरी फोटोज देखता है जो कि उसकी बेटी की होती हैं। ये सारी फोटोज उसकी बेटों की होती है, लेकिन आखिर में आकर मिडो की फोटोज आ जाती है और उस पर लिखा होता है कि जब तुम हंसोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी और जब तुम रोओगे तो अकेले ही रोओगे। अब इन फोटोज को देखकर डाइजू समझ जाता है कि मिडो उसकी ही बेटी है और वो अपनी बेटी से ही प्यार कर बैठा है। और ये सब ली वूजिन ने जानबूझकर उन दोनों को हिप्नोटाइज करके करवाया है, ताकि डाइजू को भी वैसा ही गिल्ट महसूस हो जैसा गिल्ट ली वूजिन को हुआ था। डाइजू को अब गुस्सा आ जाता है, वो कैंची लेकर ली वूजिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन ली वूजिन का साथी डाइजू को रोककर उसे मारने लगता है। वो आदमी डाइजू को काफी बुरा मारता है और कैंची से डाइजू की जान लेने वाला होता है, लेकिन फिर ली वूजिन उस आदमी को ही मार देता है। फिर डाइजू ली वूजिन से कहता है कि मिडो को ये सब नहीं पता है। इस पर ली वूजिन कहता है कि तुम्हें क्या लगा, वो जेल इंचार्ज मेरा दुश्मन है क्योंकि मैंने उसका हाथ काट दिया था। ली वूजिन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने उसके हाथ के बदले उसके काफी सारे पैसे दिए हैं। अब दूसरी तरफ हमें मिडो को दिखाया जाता है जिसके पास वही जेल इंचार्ज आता है और उसे भी वैसा ही बॉक्स खोलने के लिए कहता है, ताकि मिडो को भी सारी सच्चाई पता लग जाए और वो जान जाए कि वो अपने डैड से ही प्यार कर बैठी है। अब तभी डाइजू मिडो के पास कॉल करता है। मिडो उससे कहती है कि जेल इंचार्ज मुझे एक बॉक्स खोलने के लिए कह रहा है। डाइजू मिडो से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस बॉक्स को मत खोलना। मिडो डाइजू से कहती है कि तुम यहाँ आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डाइजू उससे कहता है कि मैं वहाँ जल्दी ही आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर इंतजार करो। ये कहकर डाइजू कॉल काट देता है। डाइजू ली वूजिन के सामने घुटनों के बल बैठकर कहता है कि वो सब मेरी गलती थी, प्लीज तुम मिडो को कुछ मत बताओ। डाइजू ली वूजिन के सामने हाथ जोड़ता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन और तुम्हारे साथ गलत किया है, इसलिए सजा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन मिडो को सच्चाई मत बताना। डाइजू उसके सामने रोता है और कहता है कि तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। डाइजू ली वूजिन का कुत्ता भी बन जाता है और उसके जूतों को चाटने लगता है और ये सब देखकर ली वूजिन हंसने लगता है। डाइजू उसी कैंची से अपनी जुबान भी काट लेता है। फिर ली वूजिन जेल इंचार्ज को कॉल करके बॉक्स को खुलवाने से मना कर देता है। इसके बाद वो गन से डाइजू को मारने वाला होता है, लेकिन ली वूजिन उसे छोड़ देता है। ली वूजिन जाते वक्त अपने शरीर के अंदर लगे डिवाइस का रिमोट गिरा देता है। डाइजू उसे उठाकर उसका बटन दबाता है ताकि ली वूजिन मर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, यानी कि ली वूजिन ने उस समय झूठ बोला था और उस रिमोट के बटन को दबाने के बाद अब एक रिकॉर्डिंग टेप चालू हो जाती है जिसमें मिडो और डाइजू की उस समय की आवाजें होती है जब वो इंटीमेट हो रहे थे। डाइजू के लिए ये सब सुनना बर्दाश्त के बाहर था। यहीं अब ली वूजिन जाते हुए डाइजू से कहता है कि मैं और मेरी बहन सच जानते थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से प्यार करते थे, क्या तुम दोनों ऐसा कर सकते हो? ये कहकर ली वूजिन लिफ्ट से नीचे जाने लगता है। तभी उसे वो पल याद आता है जब उसकी बहन सुसाइड कर रही थी। उसने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ली सुआह को बचा नहीं पाया था और अब ली वूजिन अपने आप को गन से शूट करके मार लेता है। अब मूवी के आखिर में हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां डाइजू उसी लेडी के पास आया होता है जिसने उसे पहले हिप्नोटाइज किया था। डाइजू उन्हें एक लेटर के जरिए सब कुछ बताता है और उनसे दोबारा उसे हिप्नोटाइज करके ये सब कुछ भुला देने के लिए कहता है। वो लेडी दोबारा से डाइजू को हिप्नोटाइज करके सब कुछ भुला देती है। फिर डाइजू अकेला जागता है और मिडो उसे ढूंढती हुई आती है और उसे गले लगा लेती है। डाइजू के चेहरे पर एक पल के लिए खुशी आती है, ऐसा लगता है कि डाइजू कुछ भूल चुका है, लेकिन तभी वो खुशी एक भयानक दुख में बदल जाती है और ऐसा लगता है डाइजू कुछ भी नहीं भूला है। अब इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक करके अपने चैनल वॉच मिस्ट्रीज शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।